हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नंबर 2, जहां पे क्या है हम लोग का जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किस चीज के अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। कि भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हम लोग को मिलती होती है। देखिए ध्यान से, देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलती है। दैट इज नंबर 1 इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, structural isomers, and number 2 is the stereoisomers, stereoisomers। देखिए बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होगा? सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला अगेन वो भी सेम। लेकिन अगर हम बात करें जो कि स्पेशल अरेंजमेंट क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स, वो क्या मिलेगा? डिफरेंट। वो क्या मिलेगा? डिफरेंट। और या फिर बिहेवियर टुवर्ड लाइट क्या होगा? डिफरेंट। बिहेवियर टुवर्ड लाइट इज डिफरेंट, तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास जो पॉसिबल है। तो ये क्या बनाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आई थिंक क्लियर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? आयनाइजेशन आइसोमर्स। नंबर 1 आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स के अंदर देखिए एक कंपाउंड लिखता हूं मैं, CONH3 5Cl एंड बाहर आ गया SO4, और यहां पे नेक्स्ट आ गया CONH3 5SO4 एंड Cl। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या है कि इसके जो आयनाइजेशन कराने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, आयनाइजेशन के बाद हमारे पास में प्रोडक्ट यहाँ आ गया 2 पॉजिटिव, प्लस में क्या आ गया? SO4 2 नेगेटिव। अगर सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो क्या आ गया? CONH3 5SO4 चार्ज 1 पॉजिटिव। अब देखिए दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, बट आयंस आर डिफरेंट। लेकिन आयंस क्या है? डिफरेंट है। अगर हम देखें तो दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर इस कंपाउंड का और इस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो सेम है, लेकिन जो यहाँ आयंस बने हैं दे आर द डिफरेंट वन। अब अगर आयंस डिफरेंट बने तो हम लोग इसे क्या नाम देंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स। वी कॉल देम एज आयनाइजेशन आइसोमर्स। अब मूव करते हैं सेकेंड टाइप के ऊपर। सेकेंड टाइप के अंदर क्या आ गया हमारे पास में? सेकेंड टाइप में हम लोग उठा लेते हैं नंबर 1 आयनाइजेशन, नंबर 2 हाइड्रेट और सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। यानी कि सॉल्वेट मींस वहां पे जो सॉल्वेंट है वो चीज वहां पे डिफर करेगी हमारी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखिए एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। COH2O6Cl3, वहीं पे एक सेकेंड एग्जांपल COH2O5Cl एंड Cl2 with 1 H2O। वहीं पे एक और एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं COH2O4Cl2Cl एंड 2 H2O। देखिए ध्यान से, अब तीनों एग्जांपल्स के अंदर खास बात क्या? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एज अ लाइगेंड, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ लाइगेंड कितने हैं? 6। जबकि नेक्स्ट वाले कंपाउंड में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट वाले के अंदर सिर्फ लाइगेंड कितने हैं? 5। उसे नेक्स्ट वाले में कितने हैं? 4। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, बट वाटर, जरूरी नहीं है वाटर, जो भी सॉल्वेंट है, वाटर एज लाइगेंड आर डिफरेंट इन नंबर, यानी जो नंबर्स है उनके लाइगेंड्स के वो क्या कर रहे हैं? वहां पे डिफर करने लग रहे हैं। इसी वजह से हम लोग इसको क्या नाम देंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स। वी कॉल्ड इट एज आयनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमर्स। मूव करते हैं थर्ड टाइप के ऊपर।
नंबर 3 टाइप, थर्ड टाइप इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, देखिए यहां पे मैंने कंपाउंड लिखा CO CN6 एंड CrNH3 वहीं पे इस कंपाउंड का एक और कंपाउंड मैंने बनाया इसी तरह से आइसोमर, तो NH3 और यहां पे आपका आ गया CrCN6। अगर हम देखें तो दोनों कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ये कंपाउंड A है, दिस इज योर कंपाउंड B। कंपाउंड A का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड B का भी है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पे जो लाइगेंड है वो CN कोबाल्ट के साथ कनेक्टेड है, NH3 किसके साथ कनेक्टेड है? Cr के साथ। जबकि दूसरे वाले केस के अंदर क्या आने लग रहा है कि NH3CO के साथ कनेक्टेड है, CN Cr के साथ। यानी जो कैटायनिक एंड एनायनिक एंटाइटीज होती है उसमें लाइगेंड्स क्या सेम डिफरेंट आने लग रहे हैं। तो कंपाउंड वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम but differ in ligands within cationic and anionic entities। कैटायनिक और एनायनिक एंटाइटीज के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है कि लाइगेंड्स जो आ रहे हैं वो अलग अलग आने लग रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे CN था, वहां NH3 था, दूसरी बारी में NH3 हो गया, वहां पे CN हो गया। अब मूव करेंगे लिंकेज आइसोमर्स के केस में। द नेक्स्ट वन इज द लिंकेज आइसोमर्स। नंबर 4, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिंकेज आइसोमर्स? लिंकेज आइसोमर्स, देखिए लिंकेज आइसोमर्स मेनली कौन बनाते हैं? एम्बिडेंट लाइगेंड मेनली कौन बनाते हैं इसको? एम्बिडेंट लाइगेंड। जैसे एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं, जैसे CN आ गया तो इसका एक और सेम फॉर्म आ गया NC, ठीक है। इसी तरह से NO2 आ गया और जिसका दूसरा पार्ट आ गया ONO नेगेटिव। इसी तरह से SCN आ गया और इसका सेकेंड पॉइंट आ गया CNS। तो मतलब कहने का ये हमारे पास में एम्बिडेंट लाइगेंड्स है। अब देखिए मान लीजिए कोई कंपाउंड है आपके पास में CrCN6 और चार्ज है 3 पॉजिटिव, एंड देयर इज वन मोर कंपाउंड CrNC6 एंड द चार्ज इज 3 पॉजिटिव। तो दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इज सेम, बट डिफर इन mode of attachment or element of attachment with central metal atom। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जो डोनर एटम है, वो वहां पे क्या होने लग रहे हैं? डिफरेंट होने लग रहे हैं। तो हम विल कॉल इट एज हम लोग क्या नाम देंगे इसको? हम लोग नाम देंगे इसको यस व्हाट? लिंकेज आइसोमर। देखिए अब बात करते हैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के केस में हमारे पास में क्या है? सबसे पहले आ गया Ma4X2, मतलब 4 लाइगेंड एक टाइप के और 2 लाइगेंड हमारे पास में एक टाइप के हैं। अगर मैं देखो मेरे पास 4NH3 और लाइगेंड Cl क्या है? सिर्फ 2 है। अगर दोनों Cl साथ साथ आ जाए तो इस फॉर्म को नाम देते हैं हम ट्रिस। क्या नाम देते हैं? सिस। लेकिन अगर दोनों आमने सामने आ गए तो हम इसे नाम देते हैं ट्रांस। देन सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एज द ट्रांस। हम लोग किस नाम से इसको जानते हैं? फिर ट्रांस की फॉर्म में। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो आ गया हमारे पास में Ma3B3। अब इस Ma3B3 में देखिए तो तीनों लाइगेंड जो है NO2 वो सेम साइड पे आ रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एज फेशियल आइसोमर्स। क्या नाम देंगे आप इसे? फेशियल आइसोमर्स। देखिए फेशियल लिखना पूरा जरूरी नहीं है, आप इसको फैक आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। फैक आइसोमर्स, फैक का मतलब क्या है यहाँ पे? फेशियल। लेकिन अगर वहीं पे बात करें, यहाँ पे इन्होंने एक ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप में बना दिया तीनों लाइगेंड में, जो तीनों सेम है उन्होंने, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया? मेरिडियोनल आइसोमर्स। मेरिडियोनल आइसोमर्स आप लोग बोल दें या फिर मेर आइसोमर आप इसको बोल दें, तो दोनों ही चीजें क्या रहेंगी? करेक्ट रहेंगी। तो वन इज द फेशियल आइसोमर, सेकेंड इज द मेरिडियोनल आइसोमर। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स के। ऑप्टिकल
आइसोमर्स। होते क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स? देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का होना जरूरी है। लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो एक प्लेन में जाती है बिल्कुल सीधा, उसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाके पोलैरिमीटर से किसी सब्सटेंस के ऊपर हिट करती है, मान लीजिए यहां ट्यूब में मैंने सब्सटेंस रखा है, और जब ये इसको क्रॉस करेगी तो लाइट क्या शो करेगी? रोटेशन। लाइट क्या शो करेगी? लाइट रोटेट्स। डिपेंड करता है, लाइट अगर राइट साइड में रोटेट कर रही है, राइट साइड में, तो हम उसे नाम देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर लाइट जो है वो लेफ्ट साइड में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या होगी? लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। तो यहां दो तरह की हमारे पास में आ गई, एक आ गई डेक्स्ट्रो रोटेटरी और सेकंड आ गई हमारे पास में लीवो रोटेटरी। देयर आर द टू पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? जो सब्सटेंस लाइट को रोटेट कर दे, है ना, सब्सटेंस विच रोटेट लाइट, सब्सटेंस विच रोटेट्स लाइट, विच रोटेट्स लाइट, उसे आप क्या नाम देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। यानी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो तरह की आ गई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। यानी जब भी ये दोनों आमने सामने आएंगे, एक लाइट को राइट साइड में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो दे आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स एंड दे आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। दे आर कॉल्ड एज द एनेंशियोमर्स। यानी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, बिल्कुल मेरे हाथों की तरह, दोनों हाथ है, नॉन क्या है? मिरर इमेज है एक दूसरे की, लेकिन एक हाथ को मैं दूसरे के ऊपर नहीं रख सकता, तो इसे नाम देंगे नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ एनेंशियोमर। बट यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, देखिए एनेंशियोमर्स के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की, MAAX3। AA इसलिए लिखा क्योंकि ये बाइडेंटेट लाइगेंड है, दिस इज योर बाइडेंटेट लाइगेंड। अब अगर आप इस, ये जो हमारे पास में है क्या है? ट्रिस, इथाइलिन, डायमीन, कोबाल्ट 3, ये जो कंपाउंड है, इसको जब मैं मिरर के अंदर देखता हूं तो ये कंपाउंड जो मेरे पास में है, ये मिरर में कुछ ऐसे ही दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके मेन ग्रुप जो है, दोनों मेजर ग्रुप राइट साइड में आ रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन यहां पे मेन जो ग्रुप्स हैं वो कहां है? लेफ्ट साइड में। विल कॉल देम एज लीवो रोटेटरी। We call them as a लीवो रोटेटरी। मेन पॉइंट आई थिंक क्लियर हुआ। लेकिन दोनों मिरर इमेज है, क्योंकि मैं इसको उठा के इसके ऊपर नहीं रख सकता, इसलिए क्या है? एनेंशियोमर। जबकि मैं इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं MAAX2, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे X क्या है? कोई भी दो सेम लाइगेंड आ गए, और ये दो सेम बाइडेंटेट लाइगेंड आ गए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कौन सी फॉर्म बनाई है? ट्रांसफॉर्म। दिस इज द ट्रांसफॉर्म इस कंपाउंड की। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म मिरर इमेज नहीं है, क्यों? मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख सकता हूँ, ये डायस्टीरियोमर है, बट दे आर नॉट द एनेंशियोमर। तो इसीलिए ये क्या है? दिस वन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। दिस वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। दिस इज योर ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, और अगर हम बात करें अब यही सिस फॉर्म की, देखिए सिस फॉर्म में जब मैं इसको मिरर के अंदर देखता हूं यहाँ पे, तो इट समहाउ अपीयर्स लाइक दिस। ये वाला जो Cl है वो इस साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे। तो हम लोग इसे क्या नाम देंगे? दोनों सिस फॉर्म क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। व्हाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के मिरर इमेज बनाने लग रहे हैं। इस वजह से हम लोग इसको क्या नाम देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव का क्राइटेरिया क्या है कि जब आप उसे मिरर से देखें तो मिरर के अंदर उसकी मिरर इमेज बननी चाहिए, वो सेम नहीं रहना इसकी तरह से। तो ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है। पेपर में क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पे कि कोबाल्ट देन En ट्वाइस Cl2, इसके बारे में पूछा तो हाउ मेनी आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है वो कितने आइसोमर्स बना सकता है? तो देखिए एक तो ट्रांसफॉर्म आ गई, एक सिस फॉर्म आ गई, और एक इसकी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आ गई। तो टोटल आंसर आएगा वहां पे 3 आइसोमर। द आंसर इज द 3 आइसोमर।
देखिए बेटा, अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम था, लेकिन किस चीज में वो डिफर कर रहे थे? वो डिफर कर रहे थे या तो अपने बिहेवियर टुवर्ड लाइट, और या फिर डिफर कर रहे थे स्पेशल अरेंजमेंट में। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे? स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर जो फर्स्ट टाइप हम लोग के पास में आ गई, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे? सेम, यानी जो अभी हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या रहे? सेम रहे। जिनका स्ट्रक्चरल भी क्या रहे? सेम रहे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या रहे? सेम रहे। अगर ये सब कुछ सेम रहेगा तो डिफरेंट क्या चीज होगी? डिफर होगा स्पेशल अरेंजमेंट, डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, यानी ये खास चीज है बस एक। डिफर करेंगे स्पेशल अरेंजमेंट। कैसे स्पेशल अरेंजमेंट? देखिए बात करते हैं सबसे पहले स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। कौन सी टाइप? Ma2X2 टाइप। Ma2X2 टाइप में देखिए यहां पे सबसे पहली फॉर्म मैंने दोनों NH3 क्या है एक ही साइड रखे हुए हैं और दोनों Cl एक ही साइड रखे हैं। तो ऐसी फॉर्म जब भी आपके पास क्रिएट होगी दे आर कॉल्ड एज सिस। ये कौन सी फॉर्म आ गई? सिस। अब सिस में आगे वही सेम चीज, डाई अमाइनो डाई क्लोराइड हो और प्लेटिनम, वही जो हम लोग नाम बनाते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट की आ गई 2। लेकिन अगर यहां देखें आमने NH3 जो है वो आमने सामने आ गए और Cl भी क्या आमने सामने आ गए, तो ऐसी फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं ट्रांस। ये कौन सी फॉर्म आ गई आइसोमर्स के अंदर? ट्रांस। लेकिन स्पेशल कैटेगरी है ये वाली MAB2 टाइप में। देखिए MAB2 टाइप में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिंकेज किससे बनी है? ऑक्सीजन से। और यहाँ लिंकेज किससे बनी है? NH3 से। और यहाँ पे भी NH2 के साथ और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ। देखिए दोनों साइड NH2 के साथ सेम कनेक्टिविटी आ रही है, दोनों साइड ऑक्सीजन के साथ भी क्या आने लग रही है? सेम कनेक्टिविटी आने लग रही है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी सेम है तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है इन एक्चुअल? अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए अगर सेम साइट ऑफ लिंकेज बनती है, यहाँ पे भी सेम साइट ऑफ लिंकेज बनती है, तो इसे नाम देते हैं सिस। और ये जो लाइगेंड है दैट इज ग्लाइसिनेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिंकेज जो आ रही है ऑक्सीजन से आ रही है, जबकि यहाँ पे लिंकेज क्या आमने सामने NH2 के साथ, यानी लिंकेज क्या होगी? डिफर कर गई। तो ऐसी फॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज योर ट्रांसफॉर्म। द अर्लियर वन वाज द सिस फॉर्म। बात करते हैं ऑक्टा। इसको इस चीज से समझने की कोशिश करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, जैसे एग्जांपल मैं को एज अ कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जांपल में लेने लग रहा हूं। कोबाल्ट हम लोग का एक एग्जांपल है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है तो वो लाइगेंड के साथ, सुइटेबल लाइगेंड्स के साथ बाइंड करेगा। अब सुइटेबल लाइगेंड का मतलब क्या है? सुइटेबल लाइगेंड का मतलब होता है वो लाइगेंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए कुछ हो, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा वहां पे। ठीक है, तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ठीक है भाई, बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन खास चीज क्या है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास भी खाली स्पेस होना चाहिए। अगर लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को पिज्जा मान ले, तो लेने वाला बंदा भी तो होना चाहिए, और पिज्जा खाने के लिए उसके पेट में जगह भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो बन पाएगा कुछ। तो कोबाल्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि NH3 से इलेक्ट्रॉन को गेन करने लग रहा है। अब एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल देखिए, sp-o-d कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, sp-d सब अवेलेबल है यहाँ पे, हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि इन ऑर्बिटल्स ने किस तरह से कंबाइन किया, यही आपस में क्या बनाएंगे उसकी ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर भी बन सकती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी बन सकती है, और ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल भी बन सकती है, कुछ भी। लेकिन डिपेंड यहां पे ये आ जाता है कि लाइगेंड पे डिपेंड करता है कि वो इनर डी ऑर्बिटल को यूज करेगा या आउटर डी ऑर्बिटल। देखिए इस एग्जांपल को पर्टिकुलर और देखते हैं आगे कि मेरे पास क्या आ गया 4s2। अगर मैं देखूं तो 3d7 और 4s2, जरा हम लोग d के 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं। कौन कौन से बनते हैं? dxy, dyz, dzx, dx square to y square and dz square। ये पांचों ऑर्बिटल्स हमारे पास में, और इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया हम लोगों ने। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे लाइगेंड क्या है हमारा? NH3। अब NH3 के एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, वो क्या कहता है कि भैया तुम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो वो पेयर अप हो जाओ। और ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें पता लगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बनाई है उस चीज से इसकी वैल्यू हम लोग को पता लगी है। अब मेरे पास में हम फर्दर डिजाइन कर लेते हैं ऑर्बिटल। ये 4s आ गया जो कि हमारे पास खाली है, फिर 4p आ गया हमारे पास में, और नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया? 4d आ गया हमारे पास में, इस तरह से।
ये देखिए, अब डिपेंड करता है कि मैं कौन सा ऑर्बिटल यूज करूंगा, कि भाई इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा या आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा, ठीक है। लेकिन अब कोबाल्ट पे जो चार्ज है वो है 3 पॉजिटिव। अब अगर वो 3 पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट के पास बचे कितने, 24 इलेक्ट्रॉन्स। 24 में से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 2 तो मैं S से निकालूंगा और 1 मैं D से निकालूंगा, तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन में बचेगा 3D6 एंड 4S क्या हो जाएगा 0, 4P क्या हो जाएगा 0, 4D क्या है 0। तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निकाल लेते हैं, 1 2 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिया। जब हमने निकाल लिए तो अब खास चीज क्या, देखिए मैं इसको यहां पे ऐसे भी लिख सकता था कि अनपेयर्ड फॉर्म में चारों इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने यहां पे पेयरिंग कराई। क्यों कराई, क्योंकि जो NH3 है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड को मान के चलो शेयर है, 4 बंदे हैं तो चारों के चार चिपक के खड़े हो जाएंगे शेयर को देख के, ऑब्वियस बात है, क्योंकि शेयर क्या है, वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आने लग रहा है हमारे पास में, ठीक है। तो अब NH3 एक कोबाल्ट के साथ, देखिए NH3 क्या करेगा, NH3 के पास में खुद के 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। तो 1 2 ये आगे दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 दूसरे लाइगेंड NH3 के, फिर थर्ड NH3, फिर फोर्थ NH3, फिर फिफ्थ NH3, फिर सिक्स्थ NH3। ये हमारे पास में इस तरह से यूज होने लग रहा है। सॉरी, अभी कितने हुए हैं, ओहो गड़बड़ हो गई, हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी ध्यान दो, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो आएंगे, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास में यहाँ एक और NH3। अब अगर आप देखें तो D के कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, 2, S का कितना यूज हो रहा है 1, और P के कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं 3, तो हाइब्रिडाइजेशन बन गई D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई हमारे पास में, D2sp3। अब यहीं पे एक टर्म आ जाती है जो D एंड F ब्लॉक चैप्टर में मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी, वो थी मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको आप कैसे निकालते हैं, न्यू कैसे निकाला जाता है, nn+2 का रूट, आप ऐसे निकालते हैं इसको, nn+2 का रूट। अब n अनपेड, n का मतलब क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन, n का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस में 2, यानी नेट आंसर क्या है 0। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है तो इसका मतलब नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। आई होप ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई हो गया। अब इसको फर्दर और एग्जांपल्स के साथ में इलैबोरेट करते हैं कुछ एक। चलिए जी, अब इन 4 एग्जांपल्स के सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। कोबाल्ट के साथ देखिए F है इस बार में, और चार्ज क्या है, सबसे पहले आपने हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। अभी पहले डिटेल में सीखते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक में से करेंगे हम इसको। F पे चार्ज क्या था, -1, कितना आ गया 6, -3, तो X की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में +3 यहाँ पे। तो कोबाल्ट के ऊपर +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास में, आर्गन 18, और आगे हमारे पास में क्या आ जाएगा 3D6 एंड 4S0, 4P0, 4D0, ये बन चुका है। तो 3D6 देखिए, अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये मेरे आगे D के, इनर D के 3D के ऑर्बिटल, फिर मेरे पास क्या आ गया 4S, फिर क्या आ चुका है मेरे पास में 4P, the next one is the 4P and the next one is the 4D। तो अब देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। देखिए F क्या होता है, एक वीक फील्ड लाइगेंड है। वीक फील्ड लाइगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं कराता इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या है ये अपने आप में एक वीक फील्ड लाइगेंड है। तो वीक फील्ड लाइगेंड में मैंने क्या बताया, पेयरिंग नहीं होती। पेयरिंग नहीं होती तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हंट्स रूल को फॉलो करते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6 आपने ऐसे ड्रॉ कर देने हैं। उसके बाद में आपके पास में F कितने हैं, 6, तो 6F के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हो गए। देखिए अब अगर आप चेक करें तो S के कितने ऑर्बिटल यूज हुए 1, P के कितने यूज हुए 3, और यहाँ D के कितने हो रहे 2। जबकि अब मेरे ख्याल है ये चीज क्लैरिफाई हो गया। अब तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आने लग रहा है आपके पास में 6, तो शेप का नाम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट जिसका फॉर्मूला क्या है, n+2 का रूट, जहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब भाई कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आने लग रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3 एंड 4, तो 4 इंटू में 4 + 2 का रूट, और हमारे पास रूट ऑफ 24 कितनी वैल्यू आ गई 4.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। लेकिन वैल्यू इस बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब नेचर डाया नहीं बल्कि क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। द नेचर इज पैरामैग्नेटिक नेचर,
ठीक है, आई होप ये चीज बहुत अच्छे से आप लोग सभी को क्लैरिफाई होगी है व्यूअर्स। अब बात करते हैं इस वाले एग्जांपल को, तो हम लोग सॉर्ट आउट कर लिया, तो इस वाले एग्जांपल का यहां लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ रही है और मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई हमारे पास में 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। अब सोल्व करते हैं इस वाले। देखिए H2O भी क्या है, F की तरह से ही वीक फील्ड लाइगेंड है। तो पहले आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। आयरन जो है वो है 26 के लिए क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 3d6 4s2 एंड 4p0 एंड 4d0। लेकिन फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही है +3, तो +3 के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे 0 और मेरे पास में नेट बच जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको इसी चीज के अंदर पुट करते हैं वापस से, देखिए ध्यान से। अब मेरे पास जो D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है टोटल, दिस टाइम टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ठीक है जी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस बार ये भी अनपेड ही रहेगा यहाँ पे। अब लाइगेंड देखिए मेरे पास कितने हैं 6, तो ये आ गया फर्स्ट क्रॉस फॉर 1 लाइगेंड, सेकंड डबल क्रॉस फॉर सेकंड लाइगेंड, फिर डबल क्रॉस फॉर थर्ड लाइगेंड, फिर डबल क्रॉस फॉर फोर्थ लाइगेंड, देन फिफ्थ लाइगेंड एंड देन इज द सिक्स्थ लाइगेंड। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इस बार 5। बट हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करते हैं। s p के अंदर कितनी आ रही है 3 और d के अंदर कितनी आ रही है 2, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में आ गई। अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा 5 + 2 का रूट कितना आ गया हमारे पास में, ये बन गया 35 का रूट। सो आंसर इज अराउंड 5.9 बोहर मैग्नेटॉन और नेचर क्या आएगा पैरा मैग्नेटिक। तो चलिए जी एक और खास चीज आ गई, क्या आ गई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है 5.92 बोहर मैग्नेटॉन हमारे पास में ये बनने लग रहा है। चलिए जी अब बात करते हैं Cn के साथ में। अब Cn जो चीज है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। अब मैं कभी वीक बोल रहा हूँ कभी स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, ये हमें कैसे पता लग रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप देख पाएंगे। अब देखिए FeCN6, अब Cn का एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेम ही है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। Fe26 और Fe के ऊपर जो यहाँ पे चार्ज आ रहा है 3 पॉजिटिव, तो कॉन्फ़िगरेशन बन गई 3d5 4s0 4p0 एंड 4d0। तो दिस टाइम अगेन वी हैव द 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस बार ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आपस में हमें पेयर कराने पड़ेंगे। क्यों पेयर, क्योंकि Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तकड़ा लाइगेंड है, ये पेयरिंग करा देगा वहां पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, फिर से Cn कितने हैं 6, तो 1 2 यहाँ आगे 2 लाइगेंड, थर्ड लाइगेंड, फोर्थ लाइगेंड, फिफ्थ लाइगेंड एंड द सिक्स्थ लाइगेंड। अब ये बाहर वाला ऑर्बिटल यूज नहीं होगा, यही तो हमें वर्नर ने भी बोला था। वर्नर ने यही चीज कही थी कि जो इनर डी ऑर्बिटल कभी अंदर वाला यूज होगा कभी बाहर वाला यूज होगा। अगर अंदर वाला यूज किया तो इनर डी ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाती है वहां पे D2sp3। लेकिन पिछले दोनों एग्जांपल में जब वीक फील्ड लाइगेंड थे तो हाइब्रिडाइजेशन आई थी sp3d2। लेकिन हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट को चेक कर लेते हैं, क्या फॉर्मूला था n+2 का रूट, तो इट इज 1 1 + 2 का रूट, तो रूट ऑफ मेरे पास में कितनी आ गई वैल्यू 3 यहाँ पे, तो आंसर आ गया 1.72 बोहर मैग्नेटॉन। आंसर आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट का। इसका मतलब 0 नहीं आई है वैल्यू। इफ इट इज नॉट 0 देन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज योर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आई होप इट इज क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3d2 और मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है 1.72 बोहर मैग्नेटॉन। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि क्या था NiCN4 एंड द चार्ज इज 2 नेगेटिव। लेट्स सी कि निकल के केस में क्या रहता है। देखिए निकल के केस में जो निकल का एटॉमिक नंबर है इट इज योर 28। सो द कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फिलहाल चार्ज क्या रहा है निकल के ऊपर 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव के केस में हमारे पास में जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास में 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0। जिनको ये चीज नहीं समझ आ रही है वो भी देख लीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। निकल का एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 28 के लिए कॉन्फ़िगरेशन आ गई हमारे पास में आर्गन 18 और कॉन्फ़िगरेशन में आ गया 3d8 4s2 4p0। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम है
तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आ चुका है ये वाला, लेकिन निकल पे जो चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट का आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। एक्स Cn पे चार्ज -1 वाले आइटम में 4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है +2। तो +2 में जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन बन गई वो ये वाली इस वजह से बनी है क्योंकि मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन s के निकाल लिए हैं। तो क्या आ गया मेरे पास में 3d8 4s2 एंड 4p0 एंड 4d0। लेकिन यहाँ एक खास बात क्या आ गई, अब हमें यहाँ पे ब्लॉक फॉर्म में हम इसकी देखते हैं कि 3d तो मेरे पास में 8 आ गया और Cn क्या है मेरा एक स्ट्रॉन्ग फिल लाइगेंड। Cn क्या है एक स्ट्रॉन्ग फिल लाइगेंड यानी पेयरिंग भी पक्की है। ये आ गया हमारे पास में 4s, देन इज आर 4p, देन इज द नेक्स्ट लेवल 4d, 4p, 4s and 3d। लेकिन this time electron has to be paired. What is the reason? It is the Cn. Cn हमारा strong fill ligand है तो हमारे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पेयर कर जाएंगे। अब पेयर कर जाएंगे तो लाइगेंड्स कितने हमारे पास में, सिर्फ 4। अब 4 लाइगेंड्स की हम लोग कैसे पेयरिंग कराएंगे, देखिए 1 ligand, then is the 2 ligand, then is the 3 ligand, then is the 4 ligand. So what is the hybridization? It is dsp2. So dsp2 फिलहाल सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आने वाली है 0, न्यू की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो ऑब्वियसली नेचर क्या आएगा, डायामैग्नेटिक। द नेचर इज डायामैग्नेटिक। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। तो अब इसको थोड़ा सा ट्रिक की हेल्प से भी देखते हैं कि जो हम लोगों ने क्या किया, सब कुछ किया है, क्या हम उसको जल्दी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी तरीके से। बिल्कुल, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। यहां पे मेरे पास है कोबाल्ट के साथ है Fe कितने हैं 6, तो 6 में 1 डाल दो S में, 2 डाल दो, सॉरी 3 डाल दो P में, और बाकी जो बच गए वो डाल दो बाहर वाले D में। बाहर क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड है तो बाहर पहुंचाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अंदर ही ले आओ। अब जैसे ये देखिए ये भी वीक फील्ड है, 6 है तो एक sp3d2 बाहर, क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड है। जबकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ले आओ। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन गलत लिख दी मैंने, d2 आना था, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ गया d2 अंदर वाले ऑर्बिटल में s, फिर p3 d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देगा। निकल की बात करें, फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर यहाँ पे एग्जांपल एक और देखिए, मान लीजिए मेरे पास आ गया NiCl4 एंड द सेम चार्ज इज द 2 नेगेटिव, तो इन दैट केस ये वीक फील्ड लाइगेंड है तो आप हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो dsp2। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज कराओ, और अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो आप उसके अंदर बाहर वाले d ऑर्बिटल को यूटिलाइज कराएं। आई होप व्यूअर्स आप लोग को वीडियो से 12 के सारा कंसेप्ट मेरा ख्याल है क्लैरिफाई हो गया। इफ यस तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर वहां पे करो, बिकॉज आप लोग का अपना चैनल है यार, इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू ऑल।